1980 के इसमें जब यहाँ पर उनकी एंट्री हुई यहाँ पर हमारे छोटे भाई को पढ़ाने की वजह से, तो यहाँ पे उनका रहना सहना, उनकी सब चीज़ यहाँ पे हुई। तो ये एक नया बोर्ड अभी मैंने लगाया उनकी याद में। उनके कमरे में रहते थे वो, हमारे फैमिली मेम्बर की जैसे रहे। रेडियो स्टेशन में जब ज्वाइन किए वो जी, तब बोले कि हमसे बात की बड़ी भाई हमारे साथ चलिए, रेडियो स्टेशन चलिए घूमने के लिए। तो पूर्णिया ऑल इंडिया रेडियो से मेरे पास में एक लेटर आया कि आपका 10 मिनट का एक टॉक होगा। इसमें टाइटल था जनसंख्या वृद्धि बनाम बेरोजगारी जी। चौकी पे मोमबत्ती जला करके वो पढ़ रहे थे वो। तो पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ गई, अगर मोमबत्ती जलती रह गई, जलते जलते हुआ क्या कि चौकी भी जल गई वहाँ पर। ठीक है, वो तो हमसे हाइट में छोटे थे वो जी। और मैंने अपनी पैंट उनको दे दी, तो उनको पैंट तो बड़ा हो रहा था उनको ये। अच्छा। तो मैंने क्या किया, नीचे से स्टेपलर मार दिया उसमें। लगी रेडियो में आने के बाद उनकी पॉपुलरिटी बढ़ गई उनकी। लिखत वफा की है जमाने में कहा, जुल्म जफा की जाम पिए जा रहा हूँ मैं। इस वक्त मैं हकीम मंजिल के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर मैं क्यों पहुंची हूं, तमाम सवालों का जवाब मैं न्यूज़ विन के सभी दर्शकों को जरूर दूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर इम्तियाज़ रब साहब का स्वागत करूंगी और इम्तियाज़ रब साहब से क्यों मिलने के लिए आई हूँ और क्यों हकीम मंजिल के पास आई हूँ और हकीम मंजिल के पास आने के लिए क्यों मुझे एक तरफ सोचना पड़ा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर शान सीमांचल, जिसका जिक्र मैं लगभग 3 दिनों से कर रही हूँ, और हारून रशीद गाफिल साहब का जो रिश्तेदार के तौर पर देखें, ये एक बड़ा भाई के तौर पर देखें। सवाल ये कि जिस तरीके से गाफिल साहब की जिंदगी का हिस्सा, आधा हिस्सा यहीं बीत गया होगा, आधा हिस्सा यहीं बीता है, और रब साहब से मैं पूरी जानकारी लूंगी। हालांकि कैमरा पैन करते चलिए और मैं सवाल यहाँ से पूछते जाऊंगी और जानकारी गाफिल साहब को लेकर लूंगी। एक बार देखें, ये हकीम मंजिल है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर गाफिल साहब की आधी जिंदगी बीती है। उनकी यादें, उनकी तस्वीरें, उनकी बातें, उनकी रिश्तेदारी, उनकी दोस्ती, ईमानदारी, तमाम चीजों को मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है न्यूज़ विन पर जी। इम्तियाज साहब सबसे पहले, शुक्रिया सर। रब साहब सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, हालांकि ये गेट नसीब में था, हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले इस गेट की जानकारी, इस मंजिल की यादें, तमाम चीजों को सबसे पहले हमारे दर्शकों तक शेयर करें हम। हारून रशीद गाफिल हमारे दोस्त, और यहाँ पे उनका रिश्ता जो है वो बहुत ही गहरा रिश्ता है। यहाँ से जब वो 1980 के इसमें जब यहाँ पर उनकी एंट्री हुई यहाँ पर हमारे छोटे भाई को पढ़ाने की वजह से, तो यहाँ पे उनका रहना सहना, उनकी सब चीज़ यहाँ पे हुई। और उनकी याद जो आज तक हम लोग के साथ है, हम लोग के फैमिली मेम्बर जैसे रहे उन्होंने और यहाँ पर रह करके ही सब कुछ उन्होंने, उनकी शेर व शायरी, उनकी गाफिल जो सारी चीजें हैं वो यहाँ से जुड़ी हुई है। गाफिल बनने और मशहूर होने का सफर यहीं से रहा। सफर उनके यही इसी हकीम मंजिल से शुरू हुआ है। और हकीम मंजिल हम लोगों ने बोर्ड भी लगाया उनके ही, उससे उनको काफी ये थी कि हमारी अपनी पहचान होनी चाहिए। अच्छा, गाफिल साहब के रहने के वक्त तक ये लगा दिया था आपने? नहीं, उसके बाद, उससे पहले, उनके आने के बाद लगा ये बोर्ड। ये जी उन्होंने यहाँ पर हयात जब थे तब, हाँ, ये लगा था। वहाँ पर एक बोर्ड लगी हुई थी, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये जी वहाँ पर ये हिंदी में बोर्ड लगी हुई थी। तो ये बोर्ड फिर हमने सोचा कि दूसरा बोर्ड लगाएंगे यहाँ पे। तो ये एक नया बोर्ड अभी मैंने लगाया उनकी याद में उनके जी। और यहाँ पे इस कमरे में रहते थे वो, हमारे फैमिली मेम्बर की जैसे रहते थे यहाँ पर ये। और यहाँ के एक अदबी माहौल से भी यहाँ पे उनका लगाव भी हुआ उनका यहाँ पे। जैसा कि बैक कैमरा आपने पूरी कहानी मुझे बताई कि कैसे साइकिल की दुकान पर उनसे मुलाकात होती है, उसके बाद बातचीत होती है, उसके बाद से मिलने के लिए उनके वालिद साहब पहुंचे वहाँ पर ये। तो उसी दरमियान जो है कि उनकी बात हुई कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले में, अली रजा मेरा छोटा भाई है, तो बोले कि हाँ यहाँ पे उनको जरूरत थी, अच्छी टीचर की जरूरत थी। उनको लगा कि मेरे बच्चों के रहने के लिए भी जगह हो जाएगी। तो यहाँ पर रहना सब कुछ इनकी यही हुई। यहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किए, ये और भी कई बच्चों को पढ़ाना शुरू किए। अच्छा। फिर यहाँ से उनका जो लिखने पढ़ने का जो शौक था, यही से ये शुरुआत है। चलिए कैमरा जरा पैन करें और शान सीमांचल को लेकर देखिए, अपने घर और दरवाजे मेन गेट पर इन्होंने पूर्व निवास शान सीमांचल स्व हारून रशीद गाफिल साहब को लेकर अधिवक्ता, रेडियो पत्रकार यानी आरजे थे, ऑल इंडिया रेडियो में आरजे थे। और वो सफर कैसा रहा, किस तरीके से जब रिकॉर्डिंग का फर्स्ट डे था आप वहाँ किस तरीके से पहुंचे, एक दोस्त आपका नाराज भी होगा और एक दोस्त को आपने हमेशा याद में भी रखा। जब हम लोग
रेडियो स्टेशन जब रेडियो स्टेशन में जब ज्वाइन किए वो, जी तब बोले कि हमसे बात की बड़ी भाई हमारे साथ चलिए रेडियो स्टेशन चलिए घूमने के लिए। तब रेडियो स्टेशन घूमने के लिए गए, वहाँ पर जो रजिस्टर में हम लोगों ने सारा अपने डिटेल लिखा, उसमें नाम लिखा इम्तियाज़ रब, एम डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अररिया, ये लिखा। उसके बाद हम लोग फिर आए यहाँ, और उसके सेकंड डे ही मेरे पास में एक पूर्णिया ऑल इंडिया रेडियो से मेरे पास में एक लेटर आया कि आपका 10 मिनट का एक टॉक होगा। इसमें टाइटल था जनसंख्या वृद्धि बनाम बेरोजगारी जी, ये उसकी टाइटल थी उसकी। जी जी। तो मुझे तो देख करके लेटर बहुत ये हुआ कि मुझे बहुत खुश हो गया। हम चलो भाई एक रेडियो में पहली बार बोलने का मौका मिलेगा मुझे। जो सारी तैयारी की मैंने यहाँ पे अपने, जैसे मैंने आपको सारा डिटेल बताया, मैंने सारी जितनी भी हमारी बुक्स थी, हमारे नोट्स वगैरह थी, जो मैंने कुछ स्टूडेंट्स जो गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर थी, अनवरी बाजी थी जी। और भी के नवरत्न भाई थे हमारे बैंक में, स्टेट बैंक, उनकी सिस्टर भी थी। जब उनको मालूम हुआ कि हम फर्स्ट क्लास से पास किए हैं, तो मेरे नोट्स वगैरह का काफ़ी अच्छा डिमांड हो गया उन लोगों के यहाँ। अच्छा। तो मैंने उन लोगों को नोट्स मैंने शेयर की, तो सारे मैंने नोट्स कलेक्ट करके हमने लिखना शुरू किया कि 10 मिनट तक में, 10 मिनट के ही अंदर में आपको वो सारी बात, आपको उस टॉपिक पे स्पीच देना है आपको। ठीक है, चलिए अब गेट के अंदर हम एंट्री करते हैं, और गाफिल साहब की यादों को संजो करके किस तरीके से रखा जा रहा है। शान सीमांचल के नाम से गेट, मेन गेट पर आप देख रहे हैं नेम प्लेट भी लगा दी गई है, और वो भी तस्वीर, वो भी रूम आप दिखाएं जरा रब साहब की, कहाँ पर गाफिल साहब आपसे बैठते थे, बातचीत होती थी और स्टडी करते थे। और गाफिल साहब को लेकर एक घटना भी घटित हुई थी जिसको रब साहब बयां करेंगे अभी, और बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे थे। स्टडी के दौरान अचानक ये हुआ कि मोमबत्ती गिर गई और आग लग गई थी। यहाँ पे चौकी पे मोमबत्ती जला करके वो पढ़ रहे थे वो, तो पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ गई, और मोमबत्ती जलती रह गई। जलते जलते हुआ क्या कि चौकी भी जल गई वहाँ पर। तब उसी बीच उनकी जो आँख खुली उनकी, वो तो बच गया, मतलब कि अगर आँख नहीं खुलती तो कुछ भी हो सकता था। जी जी जी। तो ये वही रूम है ये जो गाफिल साहब पढ़ते थे। एक बार पैन करके आप कैमरा जरूर दिखाएं इस रूम को। इस रूम में किस तरीके से उन्होंने अपनी यादें संजोई होंगी, ये देखें, ये तमाम चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं, किताबें हैं। और इसी रूम में कितने साल तक अगर बोला जाए तो, बैठे मेरे ख्याल से 80 से लेकर के आप 95 तक कह सकते हैं। 95 जी हाँ, 95 तक इस रूम में रहे, शादी से पहले कह सकते हैं। और क्या कुछ यादें थी इस रूम से, क्योंकि आधी जिंदगी उन्होंने यहीं बिता दी है। उनकी यादें हमारे साथ, बहुत सी यादें गुजरी हैं उनकी जी। जब उनका एक बार यहाँ पे ग्रेजुएशन में उनका एग्जाम था उनका जी, और यहाँ रुके हुए थे वो, और उनको जाना था एग्जाम देने के लिए। बारिश में उनके कपड़े गीले हो गए उनके। तो उसके बाद बोले कि आप क्या करें, अब एग्जाम देने जाना है। तो हम बोले ठीक है, कुछ अरेंज करते हैं। तो मैंने अपनी उनको पैंट दे दी उनको। ठीक है। वो तो हमसे हाइट में छोटे थे वो जी। और मैंने अपनी पैंट उनको दे दी। तो उनको पैंट तो बड़ा हो रहा था उनको ये। अच्छा। तो मैंने क्या किया, नीचे से स्टेपलर मार दिया उसमें। तो वो स्टेपलर मार करके वो फिर गए वो एग्जाम देने के लिए। बोले डेजी भाई, हम तो जा रहे थे, रास्ते में वो पिन जो था ना, स्टेपल पिन, वो कहीं खुल जाता था। तो खुल जाता था, तो कभी मैं फिर मोड़ करके इस तरह करके फिर हम किसी तरह से गए एग्जाम देने के लिए। वो सब भी बातें, और हम लोग सभी की, सारे जितने भी पॉलिटिशियन थे, सब लोगों के बात करने का अंदाज, वो सब हम लोग काफी उसको जो है ना ये करते थे हम लोग अपने अंदाज में बात करते थे। वो इसका मजा लेते थे हम लोग। जैसे तस्लीम साहब थे, मुजीबुर रहमान साहब थे, उनकी स्पीच किस तरह से होती थी, किस तरह बोलते थे वो सारा उनको कॉपी करने की बहुत सारा, मिमिक्री करने की आदत थी। मिमिक्री करने की बहुत सलाहियत थी उनके अंदर में। चलिए अब हम बाहर भी चलते हैं आंगन में, जहाँ पर न जाने कितने लाख हजार कदम उनके होंगे। वो यादें यहाँ, तस्वीरें यहाँ पे मुझे देखने को मिल पा रही हैं। जरा हम चौकी गिरा रहे थे, अब हम बैठते हैं यहाँ पर। उसके बाद उनकी यादों के बारे में पूरी तरीके से हम बात करेंगे और जानेंगे कि गाफिल साहब की यादें किस तरीके से यहाँ से जुड़ी हुई हैं। वो तमाम चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शान सीमांचल रहे हैं और आज वो हमारे बीच नहीं है। बस उनकी यादें हैं जो मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि सीमांचल क्या पूरे देश तक जिस तरीके से ये शख्सियत रहे हैं गाफिल साहब, पहुँचाना ज़रूरी है। और दूसरी बात कि आप लोगों की दोस्ती, प्योरिटी जिसको कहते हैं, ईमानदारी, दोस्ती की जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मैंने आपको हमारे जहांगीर वक्त दामाद हमारे हैं उन्होंने बताई आपको। उससे बेस्ट डेफिनेशन नहीं हो सकता, सिर्फ डेफिनेशन। जी जी।
तो अब खुलकर बात करेंगे गाफिल साहब को लेकर करके। अब हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पर कितने साल रहे, कैसे रहे, क्या बातें होती थी, कभी कोई बहस हो जाती थी, क्या कुछ यादें हैं आपके पास? फोटोज भी होंगे, आप सारी चीजें लेकर आए हैं। हमारे पास में बहुत सारे फोटोज हमारे मोबाइल में है, मैं आपको मोबाइल में शेयर करूंगा हमारे। और हम लोग यहाँ पर बैठ करके, हमारे सब दोस्त मिल करके बैठते थे हम लोग यहाँ पर ये, और जो लिखते भी थे, जो उनकी जो शेर शायरी थी इनको, वो सारा शेयर करते थे हम लोगों से, वो शेयर भी करते थे। और उसके बाद फिर जो मुशायरा होता था, मुशायरे का भी तमाम होता था यहाँ पर ये, जो जो जिनकी जितनी गज़ल छपती थी अखबार में, तो वो बहुत खुश होते थे कि हमारी गज़ल छपी है। लोगों को दिखाते भी थे लोगों को ये। जी जी, आपने ये भी लेके जवानी तक जी, ये हमारा छोटा भाई है, ये आदिल रजा जो है ना, उसका इनका नाम है, इनका राशिद रजा। इनके बड़े भाई जो थे जी, वो इनके पहले टीचर थे। हाँ, पहले ये थे, मतलब स्टूडेंट थे इनके। अच्छा। हाँ, वो मुंबई में अभी ये भी है। ये रब साहब, आपने ये भी मुझे जानकारी दी है ऑफ कैमरा कि जब गाफिल साहब की तस्वीर आती थी, किसी प्रोग्राम में जाते थे, तो लोगों को दिखाने के लिए वो होटल में चिपकाते थे जाकर के। चिपकाते थे। हम लोग एक बार, एक मैं वाकया आपको शेयर कर रहा हूँ मैं, हम लोग बैठे हुए थे, उस रूम में बैठे हुए थे, वहाँ पर हमें बैठे हुए थे, तो हमारे दोस्त भी कई बैठे हुए थे। तो हमने कहा कि आप, पहले तो रेडियो हुआ करता था, टेप रिकॉर्ड वाला उस टाइम में नहीं हुआ था, उस टाइम में तो रेडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो हमने कहा कि आप ये गाना सुनेंगे क्या? तो बोले कि आप ये गाना, बोले हाँ सुनना चाहते, लेकिन आप गाने कैसे सुनाइएगा? आप ये, आपके पास तो टेप रिकॉर्ड तो नहीं आती है। हमने कहा कि मैं आपको ये गाना आपको रेडियो में सुना दूंगा। आपको ये कैसे सुना सकते हैं ये गाना आप हमको? ये हमने कहा कि अभी मैं रेडियो ऑन करता हूँ, मैं इतने बजे ये गाना आप सुन लीजिएगा। ये आकाशवाणी से ये गाना जो है रिले होने लगा ये। और उसके बाद सबका नाम आया, हकीम मंजिल, आज़ाद नगर, अररिया से डेजी, पप्पू, लाली, लाडली, नीलू, सब हमारे भाई बहन का नाम आने लगा। उस आदमी को बहुत ताज्जुब हो गया, भाई ये कैसे हो गया, कैसे सुना दिया, कैसे हो गया ये। तो गाफिल साहब जो थे, तो उनके मनपसंद प्रोग्राम में भी शामिल थे वो, तो उसमें भी लोगों के पसंदीदा जो है ना गाने हुआ करते थे, वो भी पेश करते थे। तो हमसे कह दिए कि ठीक है डेजी भाई, आपका जो है ना इस दिन इस टाइम में ये गाना आपका पसंद का गाना बजेगा ये। अच्छा। तो उस आदमी को बहुत ताज्जुब हो गया कि ये गाना कैसे बज गया इस टाइम में ये। बिल्कुल बिल्कुल। रेडियो में आप, तो आप लोग इंतजार करते हो? हाँ, इंतजार करते थे गाफिल साहब कब आएंगे, हमारे गाने कब बजेंगे। और मैंने रेडियो भी लाई थी, एक पैनासोनिक की रेडियो भी थी वो हमारे भतीजी के बच्चों को बिठा करके भी, देखो मेरा आज प्रोग्राम आ रहा है ये। और रेडियो से काफ़ी दिलचस्पी हो गई और काफ़ी लोग सुनने लगे। रेडियो में आने के बाद उनकी पॉपुलरिटी बढ़ गई उनकी, हर जगह कि अब गाफिल साहब का प्रोग्राम आएगा ये। और ये है कि लोकल लैंग्वेज में भी प्रोग्राम आने से उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी बढ़ गई। यहाँ के लोगों में काफ़ी लोग सुनना पसंद करते थे कि यहाँ के मादरी ज़ुबान है ये। जी जी। और बच्चों लोगों को अपनी गज़ल नज़म वगैरह बोलते, तुम याद करो, तुम ये है कि नहीं, याद बोले कि ठीक है तुम पढ़ो इसको, अब ये तुम ये सुनाओ हमको ये। तो बहुत मज़ा आता था, मतलब कि जी जी, बच्चों का जो रेडियो स्टेशन में हम लोग जाया करते थे अक्सर, तो बच्चों का प्रोग्राम होता था, उस प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया करते थे हम लोग। सबसे हालांकि जितनी भी शायरी है उनकी बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसमें से सबसे पहले आप शायरी बोलना चाहेंगे, कौन सी अच्छी लगी आपको? उनके जो शायर बनने का जो है ना, मेरा जो अपना जो मतलब के नज़रिया है और मेरी जो अपनी जो याद है हमारी जो है, उनके शायर बनने के पीछे एक शेर जो है, ये वही सबसे राज है उसके शेर का। निखत वफा की है ज़माने में कहाँ, जुल्म जफा की जाम पिए जा रहा हूँ मैं। इसके पीछे एक स्टोरी, इसके पीछे भी जी जी, ये वहीं से शुरुआत हुई है उनकी, शुरुआत हुई है। शुरुआत हुई है, मतलब कि आप इसको एक मोहब्बत का भी नाम दे सकते हैं इसे। जी जी जी, ये मोहब्बत की बहुत सारी किस्में होती है ना। मोहब्बत बिल्कुल, ये किसी से, आपको किसी की जुबान से मोहब्बत है कि किसी की पर्सनालिटी से मोहब्बत है, किसी के कुछ बिहेवियर से मुलाकात है, जी जी, किसी को अपनी सरजमी से मोहब्बत होती है, किसी को अपने इलाके से मोहब्बत होती है। और अभी आप तो ये भी कह रहे थे बेरोजगारी को लेकर के वो सोचते थे, मुस्तकबिल को लेकर बहुत ज्यादा सोचते थे। यहाँ के लोगों के अंदर में, यहाँ के लोगों के अंदर में पढ़ लिख करके लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी। माँ बाप ये सोचते थे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा, पढ़ लिख करके कुछ बनेगा तो हमारे कल का सहारा बनेगा, हमारे बच्चों की शादी करानी है, बेटी की शादी करानी है। तो उनको ये फिक्र काफ़ी रहती थी कि कैसे होगा इतना बड़ा काम। लोग सोचते सोचते लोग जो है, रात में लोगों की नींद नहीं आती थी लोगों की। बहुत सारी जो यहाँ की जो लोकल
जुबान में जो उन्होंने गजलें लिखी हैं, अगर आप वो आपके मामून रशीद आपको सुनाएंगे, आपको भी जी उन्होंने सुनाया है ना। हाँ। वो मतलब कि किरंग होती कैसे होगा भाई जुम्मन भाई, है कि नहीं, रात बड़ी गिली रात, इतना रात हो गया, जाइए आप जाके सो जाइए आप जाके, है कि नहीं। लोग इतने फिक्रमंद रहते थे कि बेटी की शादी करानी है कि नहीं, कहीं से कुछ। मैंने ये भी देखा कि गाफिल साहब बेटियों की मुसीबत से लेकर हाँ। करके महिलाओं की मुसीबत तक, उनकी नौजवान की शिक्षा रोजगार को तालीम को लेकर, हाँ। रोजगार को लेकर, सैलाब को लेकर, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अपनी शायरी में अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन सपने अभी अधूरे हैं क्योंकि सीमांचल अभी बहुत पीछे है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है सीमांचल वासी होने के नाते कि उनके सपने को हम सब मिलकर पूरा करें। और जो चीजें आपको याद है गाफिल साहब से रिलेटेड, हालांकि आपके फैमिली मेंबर के तौर पर ही रहे हैं, 30-40 साल आपको वक्त दिया होगा उन्होंने, और क्या कुछ यादें हैं? उनके अंदर में खुददारी बहुत थी, उनके अंदर खुददारी बहुत खुददार आदमी थे बहुत। आज तक हम लोगों के कभी भी कुछ मतलब कि उनको किसी चीज़ के लालच नहीं था उनको। उनके वालिद साहब भी बहुत ही ऑनेस्ट थे उनके। और गाफिल साहब, लोग कहते हैं कि भाई हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे चचा आईएएस ऑफिसर थे, वो हाई कोर्ट में जज थे, है कि नहीं। गाफिल साहब, उनके वालिद, गाफिल साहब की वजह से उनकी वालिद की पहचान होती थी, ये गाफिल साहब के वालिद हैं। हाँ, ये नहीं कि हम उनके बेटा हैं, उनके पोता है, नहीं, ये गाफिल साहब के वालिद हैं। ये बेटे की वजह से बाप की पहचान होती थी। उनकी इतनी इज्जत थी उनकी, उन्होंने अपने वक्त में इतना नाम कमाया जो कि बहुत ही कम ही लोग होंगे सीमांचल के अंदर में जितना उन्होंने नाम कमाया। क्या गाफिल साहब जैसे कोई और शख्सियत है यहाँ पर अभी? ये तो गाफिल साहब की जो शख्सियत थी, हाँ। शख्सियत कि उनकी जैसी शख्सियत कोई शख्सियत नहीं है यहाँ पर, अभी नहीं है शख्सियत। और वो एक यहाँ से जुड़े रहे हैं कि वो गांव से बिलोंग करते थे, गयारी से बिलोंग करते थे, लेकिन यहाँ आने के अंदर में सारी जितनी भी तब्दीलियाँ आई वो यहाँ रह कर के तब्दीली आई उनको। वो शहर में भी रहे और गांव का तो उनको पूरे माहौल था, लेकिन गांव से थोड़ा से वहाँ पर उतना ज़्यादा उनको ये नहीं था, लगाव था। बाद में उनको लगाव हुआ उनको, लेकिन यहाँ पे रहने के बावजूद उनको एक अदब से जो उनको लगाव बढ़ा उनका। उसके बाद शेर व शायरी में काफ़ी आगे बढ़े वो, तो ये जगह उनको बहुत पसंद थी। यहाँ के हकीम मंदिर में, हम लोग की फैमिली में, हम लोग की फैमिली का कल्चर, वहाँ के कल्चर यहाँ के कल्चर में काफ़ी फ़र्क है यहाँ पर, है ना। तो ये कल्चर उनको बहुत अच्छा लगा। हमारे जितने भी रिलेटिव हैं, हमारी जितनी बहनें हैं, वो सब के यहाँ जाते थे, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे वो कहीं और रहते थे। जैसे आपके भीमनगर में, बीरपुर में हमारे भाईजान पोस्टिंग थी पहले उनकी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर थे। तो हमारे सभी रिश्तेदार के यहाँ, मतलब कि हमारी बहन हुई तो गाफिल साहब भी मेरी बहन के भाई हुए। ऐसा रिलेशन था। ये रिलेशन, मैंने कहा कि आज के दौर में शादी कहीं ऐसा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा कि मेरी आपी है तो वो भी हमारी छोटी बहन है जो कि यहाँ पे स्कूल चलाती है, लाडली अर्जुमन देवी जी। मैं उसको ही बुलाता हूँ, उनसे ही बात कीजिए। उनसे जी, जरूर। काफ़ी मतलब कि बहुत ही मिलने के लिए दूर जाते थे, मतलब कि एक बहन की तरह मानते थे। मतलब उनके ससुराल जाते थे? हाँ, ससुराल जाते थे, उनके हस्बैंड से मिलते थे, सबसे उनका लगाव था। ये नहीं कि हम अगर ये तो सिर्फ हमसे गाफिल साहब का रिलेशन है, हमारे सारे रिलेटिव जितने भी हैं सबसे उनका, जिस तरह से वो हमको समझ रहे हैं अपना भाई है, उस तरह से वो समझते थे। ये गाफिल साहब के अंदर में एक वो सभी इतना ज़्यादा मिलनसार होना आज के दौर में बहुत कम लोगों के अंदर। बिल्कुल। सारी जितने भी लोग थे उनके नॉन मुस्लिम फ्रेंड भी थे, सबके यहाँ, उनके यहाँ त्यौहार में जाना, सब लोगों से मिलना जुलना, सबके त्यौहार में मतलब कि अटेंड करना। डॉक्टर एस.आर. झा से भी बहुत उनका काफ़ी मतलब कि करीबी रिलेशन रहा उनका भी। उनके घर भी जाते थे, हम लोग भी जाते थे, होली में जाते थे, हम लोग दिवाली में जाते थे। तो वो सब जो नज़ारा है ना, हम लोग उसको कभी भूल नहीं सकते। ये जो भाईचारगी है ना, ये भाईचारगी यहाँ पर जो हम लोग के माहौल में रह करके यहाँ से सारे लोगों से जो मोहब्बत जो हुई, आज दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना, हिंदुस्तान में ये हिंदू मुस्लिम के अंदर में जो मोहब्बत है ना, इस मोहब्बत को कोई नहीं तोड़ सकती है। इस मोहब्बत में इतनी ताकत है उसमें। हम लोगों ने
बनाया इस मोहब्बत को, हम लोगों ने मेंटेन किया इस चीज़ को। चाहे आरएसएस हो, मैं तो साफ बोलता हूँ, आरएसएस हो, चाहे दुनिया की कोई भी बजरंग दल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की दोस्ती को, मोहब्बत को कोई नहीं तोड़ सकता है। ये मोहब्बत बहुत पावरफुल मोहब्बत है। लेकिन ये देखा जा सकता है देश में पहला राज्य बिहार ही है जहाँ पर लोग इन चीजों, नफरतों से दूर रहते हैं हमेशा से। उनका एक शेर है ना, जी। खुद को नफरत की निगाहों से बचाते रहिए, हर कदम मोहब्बत की समा जलाते रहिए। जी। ये उनका शेर, ये शेर जो है ये पूरी दुनिया के लिए जो है ना पीस मैसेज है कि बिल्कुल। कोई जिसको जो करना करने दी, लेकिन मेरा काम है हमको मोहब्बत फैलाना है। हमको समा मोहब्बत की जलाते रहिए, हर पल समा मोहब्बत की जलाते, दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देती रहिए। ये उनका एक मैसेज था। ये इस मैसेज पे बहुत ही सारे लोगों को, जो अमन पसंद लोग हैं, उनको इस पे काम करना चाहिए और अपने जो हमारा जो मिशन है उस मिशन को हम लेके आगे बढ़ेंगे और हम कामयाब होंगे और दुनिया हम नाम करेगी कि हाँ इस इलाके से, यहाँ से मोहब्बत का पैगाम किसी ने दिया था। गाफिल साहब का सपना अधूरा है। वो चाहते थे कि हर घर जो बच्चियां हैं, बेटे हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, वो तालीम याफ्ता हो, हर घर तालीम पहुंचे, जैसे उन्होंने स्लोगन भी दिया था। जी हाँ, उन्होंने 1992 में। जी हाँ, उस स्लोगन पे काम तो उन्होंने लोगों ने किया और उनके साथ जितने भी टीम मेंबर थे उन लोगों ने काफ़ी बहुत अच्छा काम किया। और उनका काम ये है कि आज आप कहीं भी जाइएगा गांव के अंदर में, शिक्षा अभियान जो साक्षरता अभियान जो चल रहा था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर ये सभी जितने भी आपके लेडीज़ हैं वो आज के दौर में अगर कोई ओल्ड एज में नहीं पढ़ सकी तो आज ये कि दस्तखत करने तो जानती हैं, वो पढ़ने तो जानती हैं। अभी ये नहीं कि आपको अंगूठा ही छाप ये करना पड़ेगा, वैसी बात नहीं है। वो लालटेन जलाकर कुछ पाठशाला लगती थी, पाठशाला भी चलता था रात में जी। तो वो सब भी काफ़ी बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। वहाँ तक तो मतलब कि लोग कामयाब हैं। और ये है कि बिहार में जो गवर्नमेंट का जो प्लान है, जो कि एजुकेशन के लिए जैसे आंगनबाड़ी योजना है, ये सब पे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, काम हो रहा है और लोग के अंदर में अवेयरनेस आ रहा है। लोग अब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप ये किसी से भी पूछिएगा आप ये जी, तो वो कहेगा कि हम टीचर बनेंगे, कोई बोलेगा हम जज बनेंगे, कोई बोलेगा हम इंस्पेक्टर बनेंगे। तो ये चीज़ है इसके अंदर में जो मैसेज जो जाना चाहिए था, जो कि एकदम जो कि मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन जहाँ पर है वहाँ पर भी मैसेज है। आज लोग इस चीज़ को एहसास कर रहे हैं कि हमको पढ़ना चाहिए, इल्म से ही हमारी तकदीर बदल सकती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ लोग काम कर रहे हैं। गांव के अंदर में भी उनकी मिसेज जो है आंगनबाड़ी चला रही हैं जी, और उनके जो मतलब के साहबजादे हैं ये भी काम कर रहे हैं। हम लोग से भी अपनी तरफ से जहाँ तक हो सकता है आसपास में जो लोग भी होते हैं उनको एजुकेशन पे फोकस करना, उन लोगों को ये कहना कि तालीम से ही आपकी किस्मत बदल सकती है जी। तो जहाँ तक हो सकता है किसी को ज़ुबान से ही किसी को अच्छी राय देना, कहीं किसी को अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना हुआ तो हमारे यहाँ स्कूल भी है। हमारे यहाँ एक यहाँ पर मरीन प्ले स्कूल है और एक फहमीदा एक फाउंडेशन भी हमारे आंटी के नाम से भी है, जी। वो भी चल रहा है। उसमें भी बच्चे सारे हैं, उन लोगों को भी तालीम भी